एग्जैक्टली सेम है। ये बताइए, ए बेसिकली क्वेश्चन, find the complex number having least positive argument satisfying the inequality modulus of z minus 1 minus 2 iota is less than equal to 1। बेसिकली सर्कल की बात कर रहे हैं। z minus 1 plus 2 iota modulus less than equal to 1। so इसमें से ये जो पॉइंट मैंने सर्कल का बताया था, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो जेड नोट बेसिकली क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर आपको क्या दिख रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट बेसिकली 1,2 है। सेंटर इज 1,2, रेडियस r इक्वल टू 1। नाउ मैंने क्या बताया था कि जो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा जब वो टेंजेंट सर्कल को टच करेगा, राइट। ओरिजिन से पास करेगा टेंजेंट और टच करेगा। तो पहले आप सर्कल का डायग्राम बनाइए। बेसिकली सेंटर इज 1,2 एंड रेडियस इज 1। टेंजेंट, एक टेंजेंट होगा बेसिकली, क्योंकि सर्कल को टच कर रहा है लेट पी पॉइंट पे। सेंटर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देता हूँ, सी पी। एंड ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो r इज इक्वल टू 1 है, राइट। सो बेसिकली y एक्सिस को सर्कल टच करेगा, y एक्सिस को। सेंटर का x का कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल है। नाउ अब आप सेंटर टू ओरिजिन का बीच का डिस्टेंस, o के बीच का डिस्टेंस निकालिए। सो गेट OC इज इक्वल टू बेसिकली रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट 5। सो बेसिकली ए और ए, देखिए यहाँ पे लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज Q। सो बेसिकली OP इज इक्वल टू OQ होगा, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट O है जहां से टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का काम कर रहा है y एक्सिस एंड OP। बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है उसका लेंथ सेम होता है बेसिकली। सो अगर लेंथ सेम है तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है टेंजेंट। सो अगर ये अल्फा होगा तो देन दिस एंगल आल्सो अल्फा एंड दिस इज 90 डिग्री। तो अब हम बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जो यहाँ पे पी जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को, बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वही हमारा आंसर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। तो आप इसमें ट्रिगोमेट्री रेशियो लगा दीजिए, ट्रिगोमेट्री रेशियो लगा के आप इसको फाइंड कर लीजिए। बेसिकली आप tan अल्फा क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओपीसी में tan अल्फा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल ओपीसी में, ट्रायंगल ओसीपी में p इज द 90 डिग्री है। सो tan अल्फा इज बेसिकली p बाई b, राइट। सो p इज 1 रेडियस के इक्वल है एंड b इज बेसिकली रूट 5 है और ये 1/2। देखिए रूट 5 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 2। ओपी इज 2, ओपी इज इक्वल टू 2, क्लियर है, दैट इज ओक्यू। सो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड नाउ अप्लाई थीटा प्लस 2 अल्फा, बेसिकली कितना होगा आदित्य, 5/2, क्लियर है। थीटा प्लस 2 अल्फा इज 5/2। सो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, थीटा, राइट। सो we can apply 2 alpha is equal to pi/2 minus theta. So take both side tan, so get tan 2 alpha is equal to tan pi/2 minus theta। तो tan 2 अल्फा को आप फॉर्मूला पता होगा आपको, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा लिखते हैं।
इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो tan अल्फा का आपका वैल्यू पता है 1/2, so get 2 into 1/2, that is 1 upon 1 minus 1/4 is equal to cot theta. So cot theta is equal to get 4/3. So now we need to find sin theta. Sin theta is equal to basically 3/5. Cos theta is basically 4/5. क्लियर है? सो नाउ अब थीटा अगर आपको पता हो गया तो बेसिकली एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। सो एक्स क्या होगा? एक्स बेसिकली बताइए। एक्स इज बेसिकली एक्स इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिख लीजिए। अब एक्स का इक्वल टू 2 कॉस थीटा, सो दैट इज 8/5 एंड y is equal to 2 sin theta, that is y is equal 6/5. so z basically क्या होगा? x plus iota y. so x is z is equal to x is 8/5 plus iota 6/5. ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, यही आंसर हो जाएगा। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी आपको आर्गुमेंट मिनिमम बोला है कि आर्गुमेंट्स लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी, इस केस में आपको बेसिकली टेंजेंट जो लाइन होगा ओरिजिन से पास करता हुआ आप जहां पे टच करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली निकालना है, वही जो कि मिनिमम देगा। तो जेड इज बेसिकली यू कैन राइट एक्स प्लस आयोटा वाई। सो वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई। ये सो बेसिकली पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का आपका टारगेट है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा? बेसिकली ट्रिगोमेट्री रेशियो का अप्लाई करना है, राइट? बेसिक चीजें यहाँ पे मान लेते कि जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है आर्गुमेंट। सो अब चूंकि पता है कि जो वो द एक्सटर्नल पॉइंट है, सो ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी होगा, बिकॉज दोनों टेंजेंट है। दिस इज ऑल्सो टेंजेंट का काम कर रहा है सर्कल के लिए, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट, और एक्सटर्नल पॉइंट इज ओ। सो या रेडियस इज 1 है एंड ओसी सेंटर टू ओरिजिन से डिस्टेंस √5 आया, निकाल दिया। और नाउ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपने इसका वैल्यू निकाल लिया ओपी का, राइट? सो ओपी आ गया। अब बेसिकली आप tan अल्फा निकाल लेंगे। आप इस ट्रायंगल में ओसीपी में tan अल्फा आ जाएगा। आप बेसिकली 90 डिग्री पूरा बराबर थीटा प्लस 2 अल्फा 90 डिग्री अप्लाई करके आपको बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करने का टारगेट है। अब जब साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो इस ट्रायंगल जो ओ पी यहाँ मान लेते कि आर है, ट्रायंगल ओ पी आर में ट्रिगोमेट्री रेशियो लगा दिया। ट्रायंगल ओ पी आर में ट्रिगोमेट्री रेशियो अप्लाई कर दिया। क्लियर है? शमिता क्लियर है? शमिता, अदिति, अदिति, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सर यस। हाँ सर। शमिता इज सेइंग समथिंग। या व्हाट शमिता सर? से आर यू आस्किंग? नो आप सर। कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ ओके गॉट इट। ओके। इसमें एक टेंगुलर इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर देता हूँ। देन वी विल स्टार्ट वेक्टर एंड 3D ट्रायंगल इनइक्वालिटी। फर्स्ट इज Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू। नाउ मॉडुलस ऑफ Z minus Z2
जो होगा वो लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। एक कब अप्लाई होगा? अगर आपसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा फॉर फाइंडिंग, क्वेश्चन कराऊंगा इस पे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू, नाउ बी पॉइंट फर्स्ट, this is first, this is second. Modulus of Z1 minus Z2 greater than equal to modulus of Z1 minus modulus of Z2 mod होगा। And now second point is modulus of Z1 plus Z2 greater than equal to होगा modulus Z1 minus modulus Z2। एक कब अप्लाई होगा? फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू। आपसे अगर कोई मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। आप लोग देख लीजिए, इनइक्वालिटी आपको याद होना चाहिए। इस पे आप क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन देखता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन इज फॉर फाइंड द greatest and the least value of modulus of Z1 plus Z2 if Z1 is equal to 24 plus 7 iota and modulus of Z2 is equal to 6। आपको बताना है find the greatest and the least value of modulus of Z1 plus Z2 if Z1 is equal to 24 plus 7 iota and Z2 equal to modulus of Z2 is equal to 6। आप इस जो अभी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बताया उसका यूज करके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बताइए। सविता, आदित्य, इसको करिए। आदित्य, आर यू डूइंग? Yes, sir. शाय, आप अभी ज्वाइन किया? कोई नहीं, अभी मैं बस एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उसके बाद एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप देख लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जेई मेंस में एंड जेई एडवांस में ऑल्सो। ये आपको याद होना चाहिए। काफी लंबा चैप्टर हो गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सारे चीज पढ़ते हैं।
अदिति कितना आंसर आया? समिता, यू गॉट द आंसर? मैं ऑप्शन दूं क्या? हाँ सर, गिव दीजिए, गिव द आंसर। आंसर इज मैक्सिमम, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ। मैक्सिमम मैक्सिमम पहले लिख रहा हूँ, मिनिमम ए ऑप्शन ए है, बी है, कोई भी ऑप्शन आया है आप लोग का? समिता, यू गॉट द ऑप्शन? एनी करेक्ट? नहीं सर। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है, मैं बता देता हूँ। आदित्य, यू गॉट? बेसिकली फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम Sir, the वैल्यू। answer is 31 and 19. यस यस, गुड, वेरी गुड, करेक्ट। आपको बेसिकली यही पहले के लिए तो ए इनक्वालिटी पहला जो बताया वो लगाना है मैक्सिमम के लिए। आपका मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू पूछा जा रहा है ना, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू सो लेस देन होगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू। सो मॉडुलस ऑफ जेड वन क्या आएगा? जेड वन बेसिकली 24 प्लस 7 आया, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा? रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जाके 25 आएगा। सो ए जेड वन प्लस जेड टू लेस देन होगा जेड वन 25 और जेड टू गिवन है 6, सो बेसिकली 31, राइट? सो 31 इज द इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का मैक्सिमम वैल्यू 31। ना मिनिमम वैल्यू के लिए क्या आपको बताया हो? मिनिमम वैल्यू को ए इक्वालिटी चूज करना है, ये जो बी में से। तो आपको इसमें भी कौन सा फर्स्ट और सेकंड पिक करना है? बेसिकली आपको ए पूछा जा रहा है ना, जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस। सो इसमें आपको सेकंड वाला, बी का सेकंड वाला आपको पिक करना है, नहीं? सो जेड वन प्लस जेड टू लेस देन होगा मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू मॉडुलस, राइट? सो यहाँ पे क्या आएगा? इसका मिनिमम वैल्यू जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन इज 25 माइनस 6 मोड, so that is less than 19। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? आपको कब कौन सा अप्लाई करना है? अगर आपको जेड वन माइनस जेड टू का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता तो आप फर्स्ट का सेकंड अप्लाई करते, राइट? अदिति, क्लियर है? शमिता, क्लियर है ना? साई, now second question on this topic. For any complex Z, find the minimum value of modulus of Z plus modulus of Z minus 2 iota.
आप लोग ट्राई कीजिए। मैं ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट के लिए ऑप्शन है 3, B2, C4, D5। Yes. 38, 12. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2, 3। Aditi, are you doing? Yes, sir. एक क्वेश्चन जाता हूँ 3 नंबर। बेसिकली देखिए, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस साई आपको आया आंसर। सो आप को क्या पूछा गया? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस का ग्रेटेस्ट वैल्यू। सो आप इसको ये लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू जेड। इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1 प्लस
Z2 minus 2 plus Z3 minus 3 plus 6, ठीक है, तो 6 कैंसिल हो रहा है ना, -6 प्लस 6, बेसिकली वही लिखा हुआ है। नाउ 3 टर्म है, 4 टर्म बेसिकली। सो इनइक्वालिटी बेसिकली इस फॉर्म में है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया तो इसी फॉर्मेट में है, फर्स्ट का ये फॉर्मेट है। सो वी कैन राइट कि ये जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 6, दैट इज 6। चार में ब्रेक कर दिया प्लस प्लस में। सो नाउ अब ये गिवन क्या है कि ये 1 से छोटा है, लेस देन। सो 1 प्लस ये 2 से छोटा है, प्लस 3 प्लस 6, ये हमेशा छोटा ही होगा, लेस देन। सो गेट लेस देन 12। सो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। बस आपको ट्रेंगुलर इनइक्वालिटीज अप्लाई करने आना चाहिए, ये जो है। So now I'm discussing about locus in complex. Yeah? See, locus. Topic is a standard loci in argument planes. If z minus z1 modulus plus z minus z2 modulus is equal to k, if k is equal to modulus of z1 minus z2, देन इस कंडीशन में जो लोकस होगा वो लाइन सेगमेंट होगा। सो इसलिए लोकस ऑफ जेड जो होगा, लोकस ऑफ जेड इज लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग A Z1 to B Z2. See the diagram. A that is Z1, B that is Z2, कोई P पॉइंट है जिसका लोकस फाइंड करना है Z। सो यहाँ AP का डिस्टेंस क्या आप लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 AP। नाउ PB इज मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2। जब ये दोनों किसके इक्वल हो जाए, ए बी के इक्वल, ए बी का डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। सो बेसिकली लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लोकस इज लाइन सेगमेंट। इफ आपको के पे फोकस करना है, इफ के इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, then locus of Z is line segment joining A Z1 and B Z1 B Z2। अब लिखेगा ना बेसिकली AP प्लस PB इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो रहा है AB। सो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन सेगमेंट को। सो लोकस लाइन सेगमेंट होगा इस कंडीशन में। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होगा, इफ K is greater than मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, देन द लोकस जो होगा, देन लोकस ऑफ Z इज बेसिकली इलिप्स होगा। See,
पी पॉइंट जिसका लोकस बन रहा है जेड, ठीक पॉइंट ए बी है। A that Z2 A Z1. So now see, basically PA plus PB आपको 2A पढ़ाया था। PA plus PB is basically 2A ellipse में AB is equal to basically modulus of Z1 minus Z2 that is 2AE के इक्वल होगा, राइट। सो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि बेसिकली अगर K ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होगा तो लोकस जो होगा वो इलिप्स होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, if Z minus Z1 minus Z minus Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस हो जाए तो इस केस में लोकस जो होगा वो बेसिकली रे होगा। देन लोकस of Z is ray. See, B that is Z2, P point that is Z, A that is Z1. So this distance is basically Z1 minus Z2 का modulus, and here to here distance is basically Z minus Z1 का modulus, and this distance B to P is basically Z minus Z2 का modulus. So इस केस में क्या होगा बेसिकली रे लोकस इज रे। if modulus of Z1 minus Z minus Z1, we need to remember these things so that we can identify directly ki locus is what. K, if K less than modulus of Z1 minus Z2, then locus of Z is hyperbola. आदिति डाउट है? एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। आपको याद रखना होगा इस तरह के ताकि आपसे एक डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि समथिंग दिया रहेगा Z माइनस 5 बायोटा समथिंग इतना इक्वल टू दैट, सो आपसे लोकस पूछ लिया जाएगा तो आप इसको आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए कि बेसिकली इन कॉम्प्लेक्स में प्लेन में क्या उसका लोकस होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, if argument of Z minus Z1 upon Z minus Z2 is equal to alpha and alpha lie between 0 to pi, then तो जो locus होगा then locus of Z जो होगा is my major segment of arc of the circle। बेसिकली क्या होगा, जीरो से अल्फा जो 0 से पाई तक होगा तो लोकस ऑफ जेड जो होगा वो बेसिकली मेजर सेगमेंट ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल।
circle P kid A Z1 B Z2 making alpha. Second point, third point में और first second if pi by 2 हो जाएगा एंगल तो आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 is equal to plus minus pi by 2 then locus of z जो होगा then locus of z is a circle. बेसिकली सी कैसा डायग्राम होगा अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा तो आर्गुमेंट का आप लोग का आइडिया है बेसिकली पाई की जो पॉइंट है जेड ए पॉइंट Z1 B is Z2. Now it's saying pi by 2 argument, so this angle is pi by 2 basically. Now similarly minus pi by 2 so minus pi by 2 is in the fourth quadrant. So basically this is a diameter. This also angle is 90 degree. So अगर एंगल आर्गुमेंट अगर z minus z1 z minus z2 अगर पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा सो लोकस ऑफ z जो होगा वो सर्कल होगा. सो अगर सर्कल होगा तो इसमें भी आपका अगर पाई बाई 2 होगा तो क्या होगा 0 होगा पाई होगा तो आपको पूछा जाएगा फोर्थ पॉइंट दैट इज इफ आर्गुमेंट of z minus z1 upon z minus z2 is equal to pi by 2 then जो locus होगा then locus of z is semicircle. Now first second if argument of z minus z1 upon z minus z2 is equal to 0 then जो z होगा z is basically line segment. Z is basically line segment joining A Z1 and B Z2. Now third point if argument of z minus z1 upon z minus z2 is equal to pi then locus of z is line segment joining A Z1 and B Z2 but Z does not lie between A and B. देखो फोर्थ का जो फर्स्ट है उसका डायग्राम सबको क्लियर हो जाएगा. फोर्थ का फर्स्ट जो मैंने बोला सेमी सर्कल होगा लोकस 90 डिग्री होगा तो इस तरह से डायग्राम होगा. पाई बाई 2 एंगल सबटेंड कर रहा होगा जो जेड होगा ए Z1 Z2 B is Z2 दिस एंगल इज 90 डिग्री देन आपको दिख रहा है कि सेमी सर्कल है. नाउ फॉर सेकंड के लिए फोर्थ का सेकंड basically angle is 0 it means a line segment A that is Z1
B Z2 P Z. So this is basically line segment. And now fourth का थर्ड के लिए आप basically is 90 degree. It means कि इस तरह का होगा diagram saying A that is Z1 and अपोजिट डायरेक्शन में मेकिंग एंगल 90 डिग्री. सो इस तरह से होगा रे तरह. सो बी दैट इज Z2. सो 180 डिग्री दिख रहा है आपको एंगल. क्लियर है आदित्य? आप लोग इसको मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा. याद रखना होगा आपको. मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगा. आपको समझ में आ गया किस सेमी सर्कल कब होगा, लाइन सेगमेंट कब होगा एंड हाइपरबोला कब होगा, पैराबोला. आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस दिख जाएगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा. अगर डाउट है तो पूछ लीजिए. एनी डाउट? समिता, एनी डाउट? No, sir. ओके. नो डाउट. Now we will start today vector और in the next class complex number end हो गया. I will upload resource notes upload कर दूंगा. अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए. Now I think 15 minutes is left. So starting with the vectors. One folder I need to create. आप लोग वेक्टर बेसिकली फिजिक्स में पढ़े होंगे, राइट? फिजिक्स में आपने वेक्टर पढ़ा होगा आई थिंक. आदित्य, आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना वेक्टर? हाँ सर. सो वेक्टर का डिफिनेशन क्या है? वेक्टर के क्या क्या होता है? वेक्टर वेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए. वेक्टर, Sir, it's a quantity which has direction and Yes. magnitude. yes, good. Vector is the quantity with magnitude and direction, right?
So vector is basically quantity with magnitude and डायरेक्शन। इस वेक्टर के होने के लिए कोई भी वेक्टर होगा जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, राइट। सी एक पार्टिकल है, सो ए से बी इस तरह से ट्रैवल करके वो बी पे पहुंचता है। सो जो ए जो मैंने लाइन बनाया कर्व की तरह, वो बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस। ये जो ए डिस्टेंस होगा, बट शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो ए बी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। सो ए बी का बेसिकली क्या है, ए बी इज वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। We can say displacement is a vector quantity. Yes, sir. Yes. And distance is the vector quantity. No, Distance sir. no, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है, right? And can you say the angle is a vector quantity or not? Angle is a vector quantity. Quantity, sir. Yeah. Scalar quantity, I think. Yes. इसमें तो आपने डायरेक्शन का तो यूज करते हैं, राइट। डायरेक्शन का यूज करते हैं कि अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज से आप एंगल मेजर करते हैं थीटा, तो वो पॉजिटिव थीटा रहते हैं एंगल, राइट। एंड अगर आप एंगल निगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो आप माइनस थीटा लेते हैं, राइट। ये क्लियर है। डायरेक्शन तो लेते हैं बट इसका मैग्नीट्यूड नहीं। सो दिस इज नॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर नहीं है। बेसिकली एंगल जो है वो वेक्टर नहीं है। कोई भी एंगल आप जब एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में निगेटिव, राइट। कैन यू से द करंट इज ए स्केलर और वेक्टर? करंट, so देखिए मान लीजिए कि 3 एम्पियर का करंट, नाउ 7 एम्पियर करंट। now we can say the current for this, can you say directly we can say ना कि current is 10 एम्पियर, right? जितना करंट आएगा उतना जाएगा, right? Yes, sir. So can you say the current is a vector quantity or a scalar? वेक्टर है या नहीं? Scalar quantity, sir. क्या? Scalar है. यस, वेरी गुड। आप इसको डायरेक्टली ऐड कर दे रहे, राइट। सो नाउ फोर्स इज ए फोर्स। आप इसमें एंगल वगैरह डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, उसको डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं, एडिशन कर दे रहे हैं। सो वेक्टर इज फॉलो एडिशन लॉ, राइट। एडिशन लॉ एंड सब्ट्रैक्शन लॉ को फॉलो करता है। ऑलवेज फॉलो द वेक्टर इज ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ एडिशन। सो ये तो लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करंट नहीं कर, बट फोर्स इज आप अगर देखिए इस कोई एक पार्टिकल है उस पे इस तरह फोर्स लग रहे हैं 3 न्यूटन का एंड 7 न्यूटन का थीटा एंगल है। सो इस केस में आप तो डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि 10 न्यूटन फोर्स होगा, राइट। सो आप इसमें डायरेक्शन आप थीटा की बात करेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि फोर्स कितना है। सो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। सो फोर्स इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। सो वी नीड टू रिमेंबर vector always follow vector law of addition। वेक्टर जो है हमेशा लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है।
अब इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेसिकली A B, so this is the basically AB is basically magnitude. Now see direction is A to B, arrow is saying A to B. This is A is initial point and B is terminal point. So up basically we can write the in the direction A to B, so we can write AB vector. We can write AB vector, जिसका magnitude is A vector. So AB vector is basically A vector, right? And this is making angle is theta, right? See, say line segment vector, इसका जो A है A vector है, right? Now इसको A जो कि 1/2 जो इतना A था उसका हाफ है, सो 1/2 A वेक्टर बोलेंगे। नाउ इसका अगर डबल करेंगे, जो लेंथ को अगर डबल कर देंगे सो तो बेसिकली इट बिकम्स 2A, राइट? 2A वेक्टर। सो लेंथ को A वेक्टर ना हाफ लेंथ को करें, सो मैग्नीट्यूड को हाफ करें, सो 1/2। नाउ इसको इस लेंथ को अगर डबल करेंगे सो 2A वेक्टर बन जाएगा। नाउ डायरेक्शन को चेंज करेंगे, राइट? दिस इज ए वेक्टर। नाउ इस तरह से वेक्टर also magnitude A, but direction is changes, right? So this will be the minus A vector, right? Similarly अगर हाफ कर दे, arrow direction is changes, so minus 1/2 A vector. So basically I am saying this is a point of multiplication of vector with a constant. जैसे स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर में किस तरह से इफेक्ट आएगा। सो दिस थिंग्स इज multiplication of vector with a constant, that is a scalar. So आपको आई थिंक आइडिया लग चुका होगा कि अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो उसका क्या आएगा, लेंथ में चेंजेस आएगा, राइट? So now we'll talking about unit vector. Unit vector के बारे में बात कर लेते हैं। So basically unit vector, समिता आपने यूनिट वेक्टर के बारे में पता होगा? Yes, sir. समिता क्या होता है यूनिट वेक्टर? Whose magnitude is 1. Yes. Good, very good. Aditi, we know unit vector. No, sir. Don't worry. A vector whose magnitude is 1 called a unit vector. यूनिट वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर
direction given vector a vector is denoted by a cap. आप यूनिट वेक्टर को हमेशा किससे दिखाते हैं? ए वेक्टर है कोई, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप से दिखाएंगे. ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप. सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, बेसिकली आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर कब आएगा, वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा और उसके मैग्नीट्यूड से आप जब डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यूनिट वेक्टर इज बेसिकली यूनिट वेक्टर in direction is equal to vector in that direction upon magnitude of that vector. इसका मतलब क्या है, वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, इट मींस ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो दैट इज ए कैप. ए कैप इज द यूनिट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. आदित्य यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक समिता ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वेक्टर. फिजिक्स में पढ़े हैं वेक्टर या समिता, या मैथ्स में? शमिता? Both, sir. बोथ. ओके, गुड. ओके, अभी तो बेसिक क्लियर करूंगा, देन मूव करेंगे क्वेश्चन के ऊपर. सो यूनिट वेक्टर क्लियर है आदित्य? यूनिट वेक्टर को बेसिकली ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि होगा ए वेक्टर अपॉन उसी का मॉडुलस आप ले लेंगे, मैग्नीट्यूड बेसिकली.